नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बात की थी, अपन मध्य प्रदेश के पूरे इतिहास को एक ही क्लास में समराइज करने की कोशिश करेंगे, जो कि टू द फैक्ट होंगे, यानी कि वन लाइन फैक्ट होंगे। एक प्रश्न में बोलूंगा, उसके मात्र दो ऑप्शन होंगे। क्या होंगे? दो ऑप्शन होंगे, और उसमें से एक ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, आज मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भी परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों के बारे में भी अपन सविस्तार से चर्चा करेंगे। और यकीन मानिएगा, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और आप इस क्लास को जब पूरी देखोगे तो आपको अंदाज लग ही जाएगा कि हाँ, प्रश्न अच्छे हैं और कहीं ना कहीं दम है प्रश्नों में। आ गई बात समझ? तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या होगा, देखो सुनिएगा। पहला प्रश्न अपने बोर्ड पर आ जाएगा और आपको उसका आंसर लिखकर हमें कमेंट के माध्यम से देना होगा। पहला प्रश्न क्या होगा, मैं बोलता हूं कि गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आई रिपीट, गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो अब मैं इसके दो ऑप्शन बताता हूं। पहला ऑप्शन ए है रीवा जिले में, ऑप्शन बी है दतिया जिले में। तो गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। और इसके बारे में बात करते हैं तो रीवा को प्राचीन समय में, रीवा के बारे में आगे क्वेश्चन है तो उसमें अपन इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। अभी इसको छोड़ते हैं। मार्तंड सिंह जूदेव के बारे में थोड़ी चर्चा है तो उसमें अपन आगे कर लेंगे। आ गई बात समझ में? ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार अब अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। माहिष्मती किस नगर का प्राचीन नाम है? माहिष्मती किस नगर का प्राचीन नाम है? तो आपके ऑप्शन क्या रहेंगे? पहला ऑप्शन है ए वाला रहेगा उज्जैन, बी वाला रहेगा महेश्वर, महेशमती किसका प्राचीन नाम है? तो पहला ऑप्शन है आपका उज्जैन, दूसरा है महेश्वर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आप बताइए? तो इसका आंसर रहेगा महेश्वर। क्या रहेगा? महेश्वर। तो महेश्वर को ही माहिष्मती नाम से बोला जाता है, लेकिन उज्जैन को बोला जाता अवंती। किस नाम से जाना जाता था? अवंती के नाम से जाना जाता था उज्जैन को। इस प्रकार आपका ये आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए? मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए? तो आपका पहला ऑप्शन है बालाघाट, बी ऑप्शन रहेगा विदिशा। तो बताइए, मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के कौन से जिले से प्राप्त हुए? तो मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार क्या है, ऐसे अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला बढ़ती जाती है। और जो क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट लगेगा, हाँ क्वेश्चन में दम है, तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा देवुर कुटार स्तूप। देवुर कुटार स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देवुर कुटार स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन क्या रहेंगे? पहला ऑप्शन रहेगा रायसेन, दूसरा रहेगा ऑप्शन रीवा। अपने को बताना है देवुर कुटार स्तूप किस जिले में स्थित है। तो देवुर कुटार स्तूप कौन से जिले में? आंसर लगाइए।
तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें रीवा। कौन से में? देवुर। देवुर कुटार स्तूप कहां पर है? रीवा जिले में। और रायसेन में कौन सा है? सांची का स्तूप है। कौन सा है? सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप। अब सांची के स्तूप से आगे और भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए अपन आगे के प्रश्न में इसकी चर्चा करेंगे। इस प्रकार इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मांडू का पुराना नाम क्या है? मांडू का पुराना नाम क्या है? मांडू का पुराना नाम क्या है? पहला ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? मयूरवन। मयूरवन। और दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? सादियाबाद। इसका आंसर लगाइए आप कि मांडू का पुराना नाम क्या है। तो इसमें साथियों मांडू का पुराना नाम क्या हो जाएगा? मांडू का पुराना नाम हो जाएगा सादियाबाद। और ये मयूरवन किसका पुराना नाम है? तो ये मयूरवन मुरैना का पुराना नाम है। किसका है? मुरैना का। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? यानी कि सांची के स्तूप का प्राचीन नाम क्या, एक नाम और क्या है? तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा वैशनगर। वैशनगरी। दूसरा ऑप्शन होगा इसका कांकणाम। तो सांची के स्तूप का पुराना नाम क्या है, यानी कि प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? तो इसका प्राचीन काल में नाम क्या होगा साथियों? तो इसका प्राचीन काल में नाम होगा कांकणाम। और ये वैशनगर नगर या वैशनगरी किसका नाम होगा? ये विदिशा का प्राचीन नाम है। किसका है? विदिशा का प्राचीन नाम है। आ गई बात समझ में? तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। और विदिशा की बात करते हैं तो यहां पर अशोक की, सम्राट अशोक की पत्नी श्रीदेवी का जन्म यही हुआ था। श्रीदेवी। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार एक वैश्य यानी कि व्यापारी के घर में इनका जन्म हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। ताम्र पाषाणकालीन स्थल, ताम्र पाषाणकालीन स्थल कायथा नागदा किस जिले में स्थित है? ताम्र पाषाणकालीन स्थल कायथा नागदा किस जिले में स्थित है? तो अब ऑप्शन मैं आपको देता हूं। पहला ऑप्शन आपका क्या रहेगा? पहला ऑप्शन रहेगा उज्जैन। दूसरा ऑप्शन आपका क्या रहेगा? तो दूसरा ऑप्शन बात करता हूं मैं विदिशा। कायता और नागदा जो ताम्र पाषाणकालीन स्थल है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित होंगे साथियों? ये होंगे अपने उज्जैन जिले में। कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही होगा। विदिशा वैशनगर के बारे में अभी अपन ने चर्चा की। इसका नाम, एक प्राचीन नाम क्या है? वैशनगर के नाम से भी जाना जाता है। वैशनगर। आगे बात समझ में? विदिशा के बारे में अपन आगे और भी चर्चा करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और वास्तव में दम दिख रही हो तो थोड़ा लाइक माइक करते रहो, वीडियो को शेयर भी करते रहो, उसमें आपका ही फायदा है। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आता है कि हथनोरा पुरातत्व स्थल की खोज किसने की? हथनोरा पुरातत्व स्थल की खोज किसने की? और ये आपका, ये तो मैं बता दूंगा कहां पर की, लेकिन ये हथनोरा कहां पर है ये आपको बताना होगा। देखो हथनोरा पुरातत्व स्थल की खोज किसने की? तो ऑप्शन में देता हूं आपको। पहला ऑप्शन क्या रहेगा आपका? पहला ऑप्शन रहेगा अरुण सोनकिया। अरुण
सोनकिया। दूसरा ऑप्शन आपका रहेगा, दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, HD सांकलिया, HD सांकलिया। तो इसका क्या है, हथनोरा, हथनोरा नामक पुरातत्व स्थल की खोज किसने की? तो हथनोरा नामक पुरातत्व स्थल की खोज किसने की साथियों? तो किसने की आप बताओगे आंसर इसका क्या होगा सर? इसका आंसर ये होगा अरुण सोनकिया ने की। तो HD सांकलिया ने किसकी खोज की? HD सांकलिया इन्होंने भी बहुत अच्छी एक साइट की खोज की, इसकी खोज किसने की? तो ये आप हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताओगे कि किसने की। देखो यार, कुछ हम कर रहे हैं प्रयास, कुछ आपको करना पड़ेगा। जब दोनों का प्रयास, दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तभी कुछ काम संभव हो पाएगा अपना। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, हिस्ट्री के बहुत अच्छे लाजवाब क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन में बहुत मदद देंगे। ऐसा नहीं कि अपन प्राचीन इतिहास से इसका पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये एक लोकल चीज है, अपन ने इसको डिजिटल फॉर्मेट में करने का प्रयास किया है, इससे ताकि अपना रिविजन हो जाए। अपने क्या, मेरा भी हो और आपका भी हो। मेरा तो यही है, मेरा भी भला और आपका भी भला, है ना। तो इसमें किसने, ये क्वेश्चन का आंसर ए वाला हो जाता है इसका। तो HD सांकलिया वाला आप भी बताओ, तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले यार। क्वेश्चन अगर अच्छे है तो फिर थोड़ा सपोर्ट करो यार, समझा करो बात को, है? आ गई बात समझ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घोड़ामाड़ा उच्च, घोड़ामाड़ा उच्च पूरा पाषाण काल किस जिले में स्थित है? घोड़ामाड़ा, घोड़ामाड़ा उच्च पूरा पाषाण काल किस जिले में स्थित है? यानी कि ये घोड़ामाड़ा नाम का स्थान उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है, जो कौन से जिले में है वर्तमान में? तो पहला आंसर मैं देता हूं, पहला ऑप्शन में बताता हूं ग्वालियर। दूसरा मैं बताता हूं बी वाला ऑप्शन, दूसरा है इसमें डिंडोरी। तो घोड़ामाड़ा कहां पर है, इसको आप करेक्ट करें, ए वाला या बी वाला? डिंडोरी। तो इसका आंसर रहेगा बी वाला, यानी कि ये स्थान कहां पर है? डिंडोरी में स्थित है। कहां पर है? डिंडोरी में। आ गई बात समझ? इस प्रकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भीमबेटका की खोज किसने की? भीमबेटका की खोज किसने की? बात करते हैं भीमबेटका की खोज किसने की। तो इसका ऑप्शन में लिख देता हूं पहले ही। भीमबेटका की खोज से संबंधित एक तो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आता है डॉक्टर HD सांकलिया। अब इसमें से बताइए आप, जो भीमबेटका की खोज का श्रेय किनको जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए वाला, ऑप्शन ए। कौन सा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। इनने, इनकी खोज किसने की? भीमबेटका की खोज की। अब HD सांकलिया के बारे में तो आप थोड़ा लिखो इसके बारे में, ये है कौन, ये हस्ती है कौन, इनने किसकी क्यों, ये बहुत अच्छी साइट की। आखिरी में एक क्वेश्चन देखो, मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसका एक क्वेश्चन है, अपना एक क्वेश्चन गायब हो जाएगा अगर इसके बारे में अभी यहाँ पर ने चर्चा की, तो आगे इसके बारे में प्रश्न है ना, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य पाषाण काल से संबंधित, मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, इसके बारे में बताना है। तो पशुपालन के साक्ष्यों के बारे में पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूं। पहला ऑप्शन क्या रहेगा आपके सामने? आदमगढ़। क्या आदमगढ़ से प्राप्त हुए थे? दूसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा, क्या एरण से प्राप्त हुए थे? बताइए, पशुपालन से संबंधित साक्ष्य सबसे पहले कहां से प्राप्त हुए? तो अब तो आपका उस उत्तर होगा
आदमगढ़। तो आदमगढ़ कहाँ पर है साथियों? होशंगाबाद में। कहाँ पर है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में ये स्थल पड़ता है आपका। एरन क्या है? एरन ऐसा है कि भारत में सबसे प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य, प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और सती प्रथा के साक्ष्य ऐसे होते हैं जो भानुगुप्त रहते हैं, भानुगुप्त के सेनापति रहते हैं गोपराज, और उनकी पत्नी के पहले सती होने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? एरन अभिलेख से मिलते हैं। एरन सागर का एक स्थान है, यहाँ पर एक अभिलेख लिखा है। अभिलेख किसका है? वो अभिलेख भानुगुप्त का अभिलेख है। तो उस अभिलेख से किसका साक्ष्य प्राप्त होते? प्रथम सती प्रथा के, है ना। इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, ये किसने कहा? यानी कि आपने अगर मांडू को जीत लिया तो दक्षिण के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे, ये कथन किसका है? तो मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है। अब मैं ऑप्शन आपके सामने देता हूं। ये पहला ऑप्शन आपको ये रहेगा मलिक काफूर। मलिक काफूर, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा अमीर खुसरो। कौन है बताइए? मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का ये कथन है। अब बात करते हैं मलिक काफूर के बारे में। मलिक काफूर एक हिंदू हिजड़ा था जो गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन के सेनापति के द्वारा इसको खरीदा गया था 1000 दिनार में। 1000 दिनार में। तो इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या? 1000 दिनारी के नाम से भी इसको जाना जाता था, दिनारी के नाम से। दूसरी इसमें खास बात ये अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रमुख सेनापति था। क्या था? सेनापति था। और एक योग्य व्यक्ति भी था। क्या था? योग्य व्यक्ति। यानी कि इसने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद भी उसके राजपाट को सुचारू ढंग से चलाने का बहुत अच्छा प्रयास किया था। किसने किया था? मलिक काफूर में। ये एक हिंदू हिजड़ा था जो गुजरात विजय के दौरान इसको खरीदा गया था। अति सुंदर हिजड़ा था, जो आप इसकी स्टोरी तो जानते होंगे अच्छे से, है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगले क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखो अपन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो एरन से प्राप्त हुए थे। आगे बात समझ में। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन सूफिया अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? मध्य प्रदेश में जो गुप्तकालीन सूफिया अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मैं दो ऑप्शन आपको देता हूं। पहला है अशोकनगर। कहाँ से प्राप्त हुआ था? अशोकनगर। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा रीवा। तो आंसर आप क्लियर करिएगा। गुप्तकालीन सूफिया अभिलेख के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो गुप्तकालीन सूफिया अभिलेख के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? रीवा से प्राप्त हुए। आंसर आपका रहेगा बी। क्या रहेगा? आंसर बी रहेगा। आगे बात समझ में। आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में प्रनास नदी किस नदी को कहा है? यानी कि मेगस्थनीज द्वारा अपनी एक पुस्तक लिखी गई थी, तो उस पुस्तक में एक नदी का नाम का जिक्र किया गया जिसका नाम था प्रनास। तो वो प्रनास उस समय की किस नदी को कहा गया ये आपको बताना। पहली नदी है नर्मदा। ए ऑप्शन आपका रहेगा नर्मदा। बी वाला ऑप्शन आपका रहेगा क्या रहेगा? तमसा।
क्या रहेगा, तमसा। तो इसमें क्या कहा गया, एक मिनट, तो इसमें आपका क्या आंसर रहेगा, इसमें रहेगा यानी कि प्रनास नाम से किस नदी को के बारे में जानकारी दो, तो प्रनास नदी, यह प्रनास नदी, प्रनास नदी बोला गया है तमसा को, है ना ये। और अब नर्मदा के बारे में बात करते हैं, तो नर्मदा को टालमी ने नामदासो बोला है, क्या बोला है, नामदासो। नामदासो ये भी एक यात्री था, कौन था, टालमी, टालमी, टालमी के द्वारा नर्मदा को नामदासो बोला गया। तो आपका आंसर तो ये रहेगा बी वाला। तो बी बी यानी कि तमसा नदी को क्या बोला गया, एक नाम और इसका है, तमसा का भी एक नाम और से बोलते हैं ताओन, ताओन, ताओन नाम से भी बोला जाता है, ताओन भी बोला जाता है तमसा को, तमस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तमस, है ना, इस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तमसा नदी को कहा है प्रनास। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है एक और देखो, चलो मैं ही एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। पहला क्या होगा, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से हमें प्राप्त होती, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से दोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ, यानी कि मध्य प्रदेश में जो रेवा नर्मदा क्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध किन किन राजाओं के बीच में हुआ था। तो मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रखता हूं। पहला ऑप्शन आपके सामने आता है ये, रेवा के युद्ध से संबंधित राजा हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आता है निजाम और मराठा, ये। तो अब जो रेवा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो रेवा का युद्ध हुआ था राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन ये यहाँ लगाओ आप, द्वितीय के बीच में। अब निजाम और मराठाओं के बीच में एक युद्ध हुआ था जो बाजीराव पेशवा ने लड़ा था, इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, ये आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से दोगे। आ गई बात समझ, तो अपना आंसर क्या हो जाता है, ए वाला हो जाता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में जो युद्ध हुआ था उसको रेवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आ गई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, राजा भोज के किस कवि दरबारी ने तिलक मंजरी नाम का ग्रंथ लिखा था। राजा भोज के द्वारा, राजा भोज के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे और उन व्यक्ति का हमें नाम बताना जिसने तिलक मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रखता हूं। पहला ऑप्शन आपका क्या रहेगा, धनपाल, पहला ऑप्शन है आपका धनपाल, ए वाला। बी वाला ऑप्शन है आपका कालिदास। तो जो तिलक मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था, तिलक मंजरी, तो तिलक मंजरी लिखा था किसने, धनपाल ने लिखा था तिलक मंजरी। किसने लिखा था तिलक मंजरी, धनपाल ने लिखा था। कालिदास ने क्या लिखा था, कालिदास ने, चलो मैं वैसे ही बोल देता हूं, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, इस प्रकार के इनकी क्या कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं किनकी, कालिदास की। ये उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के समय थे। ये किसके समय थे, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे। कौन थे, कालिदास जी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ए वाला रहेगा, है ना। इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है ये, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया।
जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, तो ये कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रखता हूं कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण से संबंधित। पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा विद्याधर चंदेल। विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया। दूसरा है परमार्थी देव ने करवाया। तो बताइए कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण करवाता है विद्याधर। कौन करवाता है? विद्याधर। तो अब बहुत सारे मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव पार्वती मंदिर, गणेश मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। तो इन सभी मंदिर जो भी वहां पर है, उन सभी मंदिरों के बारे में आप थोड़ी जानकारी ले लेना कि ये मंदिर कौन सा है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया। दक्षिणी समूह में कौन सा मंदिर? 3 समूह में जो मंदिर बटे हैं, पूर्वी समूह, उत्तरी समूह, दक्षिणी समूह। तो उन समूह में कौन कौन सा मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी अपने स्तर पर जुटा लेना, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। आगे बात समझ। अब अगला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। विदिशा के गरुड़ स्तंभ किस धर्म के साक्ष्य मिलते हैं? यानी कि विदिशा में जो स्तंभ लगाया गया है, उस स्तंभ को देखकर हमें कौन से धर्म की जानकारी मिलती है कि ये स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? तो मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूं ए आपको मैं ऑप्शन देता हूं बौद्ध धर्म से संबंधित, ऑप्शन बी आपका रहेगा भागवत धर्म से संबंधित। बताइए, यानी कि जो विदिशा में हेलियोडोरस का जो स्तूप है, जिसे खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वो स्तूप से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा कि भागवत धर्म, यानी कि सनातन हिंदू धर्म भगवान विष्णु को समर्पित ये स्तूप था। हेलियोडोरस स्तूप भी कहते हैं इसको, लोकल भाषा में खाम बाबा स्तूप भी कहते हैं। इस प्रकार से आ गई बात समझ में। तो ये हिंदू धर्म की जानकारी देता है। हिंदू धर्म में कौन से भगवान विष्णु के बारे में ये जानकारी देते हैं। हेलियोडोरस स्तूप के नाम से भी जाना जाता है और खाम बाबा स्तूप के नाम से भी इसको जाना जाता है। आ गई बात समझ में। इस प्रकार से ये स्तूप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नवशेषांक चरित्र के रचिता कौन है? तो बताइए नवशेषांक चरित्र के रचनाकार कौन है? पहला नाम देता हूं मैं ए वाला परिमल, बी वाला ऑप्शन में आपको देता हूं राजा भोज। तो नवशेषांक चरित्र के रचिता कौन है? तो आपका इसमें आंसर क्या जाएगा? परिमल के द्वारा ये रचना की गई थी नवशेषांक चरित्र। और इधर अपन जो रचना देखते हैं राजा भोज की, राजा भोज जिन्होंने धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें वाघ
वाग्य देवी, वाग्य देवी की प्रतिमा स्थापित करवाई, प्रतिमा। भोजशाला का निर्माण करवाया। भोपाल के बड़े तालाब का निर्माण करवाया। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, कम से कम 8 से 10 ऐसी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ी जानकारी जुटा लेना, क्योंकि अपने पास वैसे भी थोड़ा समय कम है और मैं लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे कि साम्रांगण, सूत्रधार, युक्ति, साम्रांगण, सूत्रधार, ऐसे बहुत सारी रचनाएं, मैं भी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी थोड़ा सा, क्योंकि कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं, इसलिए। और तो आप इसको थोड़ा अपने स्तर पर देखिए। ये बहुत, एक तो विद्या प्रेमी, संगीत प्रेमी, संस्कृत के बड़े ज्ञाता थे। कौन? राजा भोज। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, रोमन सिक्के मध्य प्रदेश से कहां से प्राप्त हुए? यानी कि रोमन सिक्के, जो रोमन साम्राज्य के जो हमें सिक्के मिले हैं, मध्य प्रदेश के कौन से जिले से मिले हैं? तो देखो, पहला ऑप्शन मैं आपके सामने देता हूं, मंदसौर। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, राजगढ़। तो रोमन सिक्के हमें मध्य प्रदेश के कौन से जिले से प्राप्त हुए? तो रोमन सिक्के हमें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? मंदसौर जिले से। बात करते हैं राजगढ़ की। राजगढ़ में क्या विशेष है? राजगढ़ में विशेष है चिड़ीखो झील। क्या है? चिड़ीखो, चिड़ीखो झील राजगढ़ में प्रसिद्ध है। छोटा महादेव, एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, छोटा महादेव, बड़ा महादेव। तीसरी चीज प्रसिद्ध है नरसिंहगढ़ का किला। चौथी चीज क्या है? मालवा या मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, कुंवर चैन सिंह। समाधि बनी हुई है, यहां भी सीहोर में भी है, यहां भी है। आ गई बात समझ में? कभी अपन कुंवर चैन सिंह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, आज तो इतना ही ठीक है। चलो अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चस्टन के सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? चस्टन के सिक्के मध्य प्रदेश के कौन से जिले से मिले हैं? तो चस्टन के सिक्के मध्य प्रदेश के कौन से जिले से मिले? मैं आपके सामने ऑप्शन वही रखता हूं। पहला है मंदसौर, बी वाला ऑप्शन रहेगा अपना उज्जैन। तो अब आपका क्या आंसर रहेगा इसमें चस्टन के सिक्कों के बारे में? तो चस्टन के सिक्के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त? नहीं सॉरी, मंदसौर से नहीं प्राप्त हुए। मंदसौर से तो अपन ने अभी पढ़ा था, रोमन के सिक्के प्राप्त हुए थे, रोमन साम्राज्य के। रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे। उज्जैन से किसके सिक्के प्राप्त हो रहे हैं? चस्टन के। चस्टन के सिक्के कहां से प्राप्त हो रहे हैं? बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। उज्जैन से हमें किसके प्राप्त हो रहे हैं? चस्टन के। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा आपका? अगला क्वेश्चन रहेगा, समुद्रगुप्त के सिक्के मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हो रहे हैं? तो अपन यहां पर ऑप्शन देता हूं मैं, धार। बी ऑप्शन रहेगा खरगोन। समुद्रगुप्त के सिक्के मध्य प्रदेश के कौन से जिले से प्राप्त होते हैं? तो समुद्रगुप्त के सिक्के मध्य प्रदेश के
खरगोन जिले से प्राप्त होते हैं। और धार से क्या होता है, डायनासोर के अवशेष। डायनासोर के अवशेष, और कौन से, राजासोरस। राजासोरस नाम का जो डायनासोर के हमें साक्ष्य मिले, जो कहाँ से मिले हैं, धार से मिले हैं। कहाँ से, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। रामगुप्त के तांबे के सिक्के, जो रामगुप्त थे उनके तांबे के सिक्के मध्य प्रदेश के कौन से जिले से प्राप्त हुए थे। देखो साथियों, कहीं ना कहीं लिंक जुड़ेगी, आप रिकॉल करोगे तो आपको ये आंसर आपको पता चल जाएगा। तो मैं पहले आपको ऑप्शन ही दे देता हूं। देखो, रामगुप्त के जो तांबे के सिक्के आपने को कहां से प्राप्त हुए, पहला ऑप्शन रहेगा एरन। एरन कहां पर है, सागर में है ना। दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका विदिशा। विदिशा नहीं देते हैं आपको, मंदसौर देते हैं ताकि याद ही हो जाए चीजें। तो बताइए, जो रामगुप्त है उनके सिक्के अपन को मध्य प्रदेश से कहां से प्राप्त हुए। तो उनके सिक्के अपने को प्राप्त हुए थे, ऐसे याद करो, अपन ने एक अभिलेख देखा था, सती प्रथा के प्रथम प्रमाण कहां से मिले थे अपन को, सागर में। वो किसका था, भानुगुप्त का अभिलेख था। तो इधर भी ये रामगुप्त है, तो गुप्त गुप्त किधर रह रहे हैं, सागर में रह रहे हैं। तो अपन को कहां से प्राप्त होंगे, सागर से प्राप्त होंगे। किसके सिक्के, इनके सिक्के। मंदसौर से किसके होंगे, रोमन साम्राज्य के। आ गई बात समझ में। तो अपने को अब इसमें क्या ज्यादा याद नहीं रखना है, वही सत्य प्रथा के पहले प्रमाण मिले, भानुगुप्त का अभिलेख। भानुगुप्त का एक सेनापति था, कौन था, गोपराज था। गोपराज की पत्नी पहली बार सती हुई थी, ये प्रमाण हमको मिलता है। इस प्रकार है ना, आ गई बात समझ में। तो अब अपने को दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन रहेगा तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो तुमेन अभिलेख किस जिले में स्थित है, पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा अशोकनगर। क्या अशोकनगर में स्थित है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं, क्या रीवा जिले में स्थित है। तो तुमेन अभिलेख कहां पर मिलेगा साथियों, आंसर रहेगा आपका ए वाला। कहां पर, अशोकनगर में है तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख। अब रीवा को सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। किसकी, सफेद शेरों की। रीवा कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो बघेलखंड में पड़ता है। इस प्रकार अपन इसको याद रख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये सेल वंश मध्य प्रदेश के किस वंश से संबंधित है। यानी कि, या फिर ऐसे याद कर लो, सेल वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करता था। तो सेल वंश मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में था। तो अपन पहला ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं, मालवा। दूसरा दे देता हूं महाकौशल। सेल वंश, तो सेल वंश की अपने को जानकारी मध्य प्रदेश से कहां से मिलती है। तो सेल वंश की जानकारी मध्य प्रदेश के महाकौशल से मिलती है। अब ये महाकौशल क्षेत्र कहां पर पड़ता है, ये आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मालवा की बात करते हैं तो मालवा में बहुत सारे वंशों की जानकारी मिलती है। परमार वंश की मिलती है, उधर अफगानियों की मिलती है। यानी कि सबने मालवा, कहीं ना कहीं मौर्य वंश की जानकारी हमें मालवा से मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो मालवा पर शासन किया। क्योंकि अब ये बताइए, मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु किसने कहा था, ये आप हमें बताइएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, मग वंश की राजधानी कहां थी। मग वंश की, कौन से वंश की, मग वंश की राजधानी कहां थी। पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूं, धार। कहां पर थी, धार में थी क्या।
दूसरा ऑप्शन में आपको देता हूं मगवंश से संबंधित बांधवगढ़। मगवंश से संबंधित, तो मगवंश की राजधानी कहां पर थी? मगवंश की राजधानी थी बांधवगढ़ में। कहां पर थी? बांधवगढ़ में। आ गई बात समझ में? धार के बारे में अपन ने जानकारी ली थी। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, हाथीडोल शैलाश्रय मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है? हाथीडोल शैलाश्रय मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? पहला मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन आपका रहेगा सतना। दूसरा ऑप्शन में आपको देता हूं पन्ना। हाथीडोल शैलाश्रय के बारे में कहां से जानकारी मिलती है अपने को? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा पन्ना। पन्ना से हमें इसकी जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है? पन्ना से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। अगला क्वेश्चन है, लीकी छाछ शैलाश्रय मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? लीकी छाछ शैलाश्रय मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो आपको मैं कुछ ऑप्शन देता हूं, आप बताइएगा। पहला ऑप्शन आपका रहेगा मुरैना। दूसरा ऑप्शन आपका रहेगा भिंड। लीकी छाछ शैलाश्रय के, तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? मुरैना। मुरैना से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं भिंड, तो भिंड के, अब आपको एक उत्तर देना है, भिंड के आलमपुर में किसकी समाधि है जो सबसे फेमस और प्रसिद्ध शासक रहा है भिंड के आलमपुर से? नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? मैं नदी का नाम लिख देता हूं। पहली नदी है तमसा, या इसको ही बोलते हैं टोंस। दूसरा ऑप्शन में लिख देता हूं नर्मदा। नर्मदा नहीं लिखता हूं, अपन क्षिप्रा लिखते हैं ना, क्षिप्रा। क्षिप्रा। तो देखो, वो प्रश्न एक और भी बन सकता है कि लव कुश का जन्म किस नदी के तट पर हुआ, यानी ऐसा भी बन सकता है ना कुछ। तो अपने को क्या देना है? आदि कवि वाल्मीकि जी का आश्रम कहां पर था? तमसा नदी के तीरे। तमसा तीरे आश्रम किनका था? वाल्मीकि जी का। और ऋषि सांदीपनि जी का आश्रम किस नदी के तट पर था? सांदीपनि का आश्रम था उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। कहां पर था? उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर सांदीपनि। जिसमें भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा जी, इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की थी? ऋषि सांदीपनि से। ऋषि सांदीपनि का एक नाम और ऋषि आंगिरा भी मिलता है, आंगिरा नाम से भी उनको जानते हैं। दूसरा, मानधाता नगर का संस्थापक कौन था? जो मानधाता नगर है, उनके मध्य प्रदेश में मानधाता एक नगर है, वो कहां पर है वो आप हमें बताना। और उसका संस्थापक यानी उस नगर को किसने बसाया था उसके बारे में हमें बताइए। कि हम आपको ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन क्या रहेगा आपका? किसने बसाया? तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका मानधाता ने बसाया क्या? मानधाता। दूसरा ऑप्शन आपका रहेगा मुचुकुंद। मुचुकुंद। मानधाता नगर की स्थापना किसने की? मानधाता नगर की स्थापना की मानधाता ने नहीं की। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। किसने की? मुचुकुंद ने इसकी स्थापना की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर स्थित है।
मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर स्थित है। तो मैं कुछ आपको नाम लिखता हूँ कौन कौन से ये, वो आप थोड़ा ध्यान में रख के चलना 64 योगिनी मंदिर के बारे में। पहला ऑप्शन रहेगा भेड़ाघाट जबलपुर। ये भेड़ाघाट कहाँ पर है? जबलपुर में है। दूसरा ऑप्शन मैं आपके सामने लिखता हूं मितावली। ये मितावली कहाँ पर है? मुरैना में। तीसरा ऑप्शन मैं आपके सामने लिखता हूं खजुराहो छतरपुर। तो अब बताइए कहां पर 64 योगिनी मंदिर स्थित है? ये 3 ऑप्शन आपके सामने है। गुरु हमको उल्लू बना रहे हो? कहाँ पागल समझे हो? अरे बेटा पागल नहीं समझे हो, ये 3 ही जगह पर कहां पर मिलता है हमें, जो इसकी जानकारी मिलती है किसकी? 64 योगिनी मंदिर की जानकारी हमें कहां से मिलती है? इन तीनों जगह से मिलती है। कहां से मिलती है? हमें इन तीनों जगहों से इसकी जानकारी मिलती है। आ गई बात समझ में? अब इसमें जो 64 योगिनी मंदिर है, इसमें कितनी जो भेड़ाघाट जबलपुर में जो 64 योगिनी मंदिर है ना, यहाँ पर 81 मूर्तियां है। कितनी है? 81 मूर्ति। ऐसा पूछ सकते हैं। आज का अपना एक और क्वेश्चन और है, भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन अवंती यानी उज्जैन के शासक कौन थे? जो भगवान बुद्ध थे उनके समकालीन जो अवंती में एक राजा राज करते थे उज्जैन में, वो कौन थे? तो पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूं। पहला ऑप्शन क्या रहेगा? चंड प्रद्योत। दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं कुमार सेन। कौन थे भगवान गौतम बुद्ध के समय? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर ए वाला। चंड प्रद्योत उस समय कौन थे? शासक थे। कहां के? उज्जैन के शासक थे भगवान बुद्ध के समय, अवंती के। आज का अपना क्वेश्चन क्या रहेगा? सांची स्तूप की रेलिंग का निर्माण किस शासक ने करवाया है? यानी कि सांची का जो स्तूप है, उस स्तूप की जो बाउंड्री थी, जो वाल बना रखी थी, वो वाल का निर्माण किसने करवाया था, जो रेलिंग बनवाई थी? तो आपके सामने ऑप्शन आता है, पहला सम्राट अशोक, जो मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य वंश से। बी वाला आएगा आपके सामने समुद्रगुप्त। कौन सा आएगा इसमें आंसर आपका? अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? रेलिंग का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, खाम बाबा के नाम से जिस स्तूप का प्रसिद्ध है, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि खाम बाबा स्तूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खाम बाबा स्तूप वही गरुड़ स्तूप है ना, हेलियोडोरस के स्तंभ, और खाम बाबा, हेलियोडोरस, ये बहुत सारे इसके नाम है। इसका आंसर यही होगा, है ना? क्या होगा इसका आंसर? पहला ये देता हूं मैं, हेलियोडोरस नाम से जाना जाता है। दूसरा रूपनाथ स्तंभ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेलियोडोरस स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसी कड़ी को अपन, अगर ये क्लास आपको अच्छी रही होगी तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि अपन इस क्लास को आगे करें या यहीं पर ही ब्रेक कर दें। क्योंकि मेरे हिसाब से जो हिस्ट्री के, एमपी हिस्ट्री के जो भी अच्छे प्रश्न रहे थे, मैंने लेने का प्रयास किया है यहाँ से, है ना? तो अब आगे अपन को एक क्लास और लाएंगे। इस तरीके से अपना ये मध्य प्रदेश का इतिहास पूरा खत्म हो जाएगा 2 क्लास में।
और फिर तीसरी क्लास रहेगी जनजातियों से संबंधित यूनिट 10, जिसमें एक क्लास में पूरी यूनिट 10 को अपन ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे फैक्टों के माध्यम से, जहां पर अपने को थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है इस तरीके से। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो।